हेलो बैंकर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं ऑलीबोर्ड के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पता है, इस सीरीज में हम लोग एवरी यूनिट की जो समरी है उस पर बात करते हैं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यूनिट नंबर 14, जिस यूनिट का नाम है रिकवरी ऑफ रिटेल लोन। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। सरफासी के बारे में, रिकवरी लोन कैसे होता है, डीआरटी क्या होता है, लोक अदालत क्या होता है। ये गारंटी है कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज इस सेशन को, लिंक को कॉपी करें और जरा सभी मीडियम पर इस सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार गो थ्रू करते हैं। ये जो हम लोग सीरीज करा रहे हैं, ये आपकी जो ऑफिशियल मैकमिलन की बुक है, हम लोग उसकी हर यूनिट की समरी करा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें रिकवरी को लेकर तो क्या है, जरा देखिए इसमें क्या कहा गया। रिकवरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग विच डिसाइड इट्स सक्सेस एज ए सेगमेंट। आप कोई बैंक चलाते हैं या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर पैसे का कारोबार करती है तो कितना आपका पैसा रिकवर हो चुका है, दिस इज कॉल्ड, ये बताता है आपका कि आपका प्रॉफिट कैसा है। यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है कि नहीं। आपने 1000 करोड़ रुपए दे तो दिया और रिकवरी हो रही मात्र 200 करोड़ की, तो दिस इज नॉट ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये समरी में कहा गया। कहते हैं सिंस रिटेल एसेट्स, इनका बेस हमेशा काफी वेल स्प्रेड रहता है। मैंने बोला था आपको कि रिटेल बैंकिंग में हमेशा हम बात करते हैं वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा, टिकट साइज छोटा होता है। ठीक है, विद द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, जिनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना, उनको फॉलोअप लेना। रिटेल एसेट्स मतलब बात हो रही है लोन की, बात हो रही है लोन की। फॉर प्रॉपर सर्विसिंग इज ए मस्ट फॉर रिटेल बैंकर टू कीप द एसेट्स बुक हेल्दी, जिससे आपकी जो लोन बुक है यानी आपकी जो बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रांग दिखेगी, है ना। क्रेडिट मॉनिटरिंग मतलब जो आपने लोन दिया उसको आप प्रॉपर तरीके से करेंगे मॉनिटर। एक ऐसा प्रोसेस है, इज ए साइंटिफिक एज वेल एज एन एसेंशियल पार्ट फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ रिटेल एसेट्स। पता चला आपने लोन दे दिया, आप प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, अचानक वो पार्टी डिफॉल्ट हो गई और आपको लॉस हो गया। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लोन को मॉनिटर करना। एंड एज डिस्कस एवर, इट हैज टू डिजाइन इन सच ए वे दैट एड्रेस बोथ जेन्युइन। देखिए यहां दो पार्टी आ रही है कि हमें पता चलेगा कि जेन्युइन डिफॉल्टर कौन है और साथ में हमारा विलफुल डिफॉल्टर क्या है। बहुत ही प्यारी सी बात है, दोनों डिफॉल्टर है। बड़ी डिफॉल्टर वो है जो बाय मिस्टेक हो गया, वो चाहता तो था पैसा देना बट दे नहीं पाया कुछ कारणों से, कोविड-19। और एक आपने एग्जाम्पल लिया होगा, सुना होगा, नीरव मोदी, जिनका पर्पस ही था आपको चीट करना। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तो दो टर्म समझते हैं कि क्या होती है। जब भी हम बात करेंगे, इस यूनिट में कहा गया है जेन्युइन डिफॉल्ट को लेकर। इन जेन्युइन डिफॉल्ट द कस्टमर फेल टू रिपे द ईएमआई। अगर मेरी ईएमआई हम नहीं पेड कर पा रहे हैं, हम फेल हो गए, तो उस केस में याद रखना ड्यू टू पर्सनल सेटबैक, जॉब लॉस, अनफोर्सेन मेडिकल एक्सपेंसेस, वट एवर, जो भी हमने हमारी बहुत सारी कारण से, आपने देखा होगा कोविड-19 में बहुत लोगों की जॉब चली गई। यानी हम बुरे नहीं थे, सोसाइटी ने बुरा बना दिया, तो हम कहलाएंगे विच इज कॉल्ड जेन्युइन डिफॉल्ट होना। ठीक है, यहां पर याद रखना जो इंटेंशन हमारा है वो इंटैक्ट है, यानी हम चाहते हैं पे करना बट हमारी जो एबिलिटी है पे करने की वो हमें अलाउ नहीं कर रही है, उस कारण से हम क्या हो रहे हैं, डिफॉल्ट हो रहे हैं। ठीक है, ओके। देखिए भाई साहब, ये सारे कौन हैं, ये बहुत ही प्यारे प्यारे व्यक्तियों के नाम हैं। विजय माल्या, जतिन, मेहुल चौस्की, नीरव मोदी, ये सारे
ने क्या किया, चीट किया, इन्होंने लोन लिया और ये डिफॉल्ट हो गए। मतलब ये जो चीटर हैं, ये जो डिफॉल्टर हैं, इनको कहा गया कि दिस इज नोन एज विलफुल डिफॉल्ट। द टर्म विलफुल डिफॉल्ट कैन बी डीम्ड टू बी हैव occur if any one of the event is noted at under। जैसे याद रखिएगा क्या क्या हो सकता है, याद रखना, आज के बाद कभी नहीं बोलोगे लाइफ में इट्स माई कमिटमेंट है। अगर जो बोरोवर है उनकी कैपेसिटी तो है पे करने की, बट वो नहीं पे कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड विलफुल डिफॉल्टर। बोरोवर आपके फंड का मिसयूज कर रहे हैं, आपसे पैसा लिया फॉर एमएसएमई के लिए और दे दिया किसी दूसरी कंपनी को, गलत कर रहे हैं। लोन को डाइवर्टिफाई कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। बोरोवर हैज डील विथ एसेट्स विदाउट नॉलेज ऑफ लेंडर। भाई मैंने एक होम लोन लिया और होम आपके पास कोलेट्रल है और उस होम के बदले हमने कहीं और से लोन ले लिया, ये कहीं और बेच दिया, तो चीट कर रहे हैं ना। तो याद रखना ये चार वो तरीके हैं जिनको हमारे देश में हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कहता है ये दिस इज द 4 क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाई, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा कस्टमर कौन सा है, विच इज कॉल्ड विलफुल डिफॉल्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं हमारे पेमेंट को लेकर, हमारे रीपेमेंट को लेकर, हमारे ऑब्लिगेशन को लेकर टू द लेंडर, इवन व्हेन यूनिट यानी कि जो पर्सन है हैज कैपेसिटी टू ऑनर द ऑब्लिगेशन, यानी कि हमारी कैपेसिटी है ऑब्लिगेशन को पूरा करने की, बट हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, डिफॉल्ट इन मीटिंग पेमेंट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू लेंडर एंड हैज डाइवर्टेड द फंड्स, हमने अपने फंड्स को क्या किया, डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। जिस पर्पस के लिए सैंक्शन हुआ था उस पर्पस, उस फंड का यूटिलाइज हमने नहीं किया। डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू द लेंडर and has disposed of or removed the movable fixed assets or immovable property given for purpose of securing term loan without the knowledge of the bank lender। आपसे हमने कार लोन लिया और कार मेरे पास है एज ए मूवेबल सिक्योरिटी, हम यूज कर रहे हैं, और कार को हमने कहीं और गिरवी करके लोन ले लिया, तो ये तो गलत है ना। तो दिस इज कॉल्ड, आप चीट कर रहे हैं। ये सारे किनके कॉन्सेप्ट हैं, दिस ऑल आर द विलफुल डिफॉल्टर, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा प्रोसेस है कि हाउ वी रिकवर द अमाउंट। सो द रिकवरी प्रोसेस आर वेल डिफाइंड इन बैंक विथ स्टेप अप and step-wise approach for following up the account in different stage of recovery। जैसा लोन वैसी स्टेज वैसा प्रोसेस। जो भी रिकवरी और पॉलिसी है आर इम्प्लीमेंट करना है बाय बैंक इन ए प्रोफेशनल वे, यानी आपको किसी ने, अगर आपको किसी ने लोन दे दिया या आपने किसी को लोन दिया तो उसका मतलब नहीं उसकी कुछ डिग्निटी नहीं। आपको प्रॉपर रूल को फॉलो करना है, एथिक्स को फॉलो करना है to recover the loan for effective recovery of due and overdue and non-performing assets that may erupt due to genuine default as well as willful default। यानी कस्टमर कैसा भी हो सकता है लेकिन आपको प्रॉपर फॉलो करना है, यही इस पॉलिसी में ड्राफ्ट है। जो मेजर हमारे फीचर्स हैं ऑफ रिकवरी पॉलिसी का बैंक के द्वारा, जरा उसको देखते हैं। पहला, जो आपने डेट कलेक्शन आपको करना है, पॉलिसी ऑफ द बैंक इज बिल्ट अराउंड डिग्निटी इन रिस्पेक्ट टू द कस्टमर, कस्टमर की डिग्निटी कभी कंप्रोमाइज ना हो। दूसरा, जो रीपेमेंट शेड्यूल है फॉर एनी लोन सैंक्शन बाय बैंक विल बी फिक्स टेकिंग इनटू अकाउंट पेइंग कैपेसिटी एंड कैश फ्लो पैटर्न ऑफ द बोरोवर। अगर लगता है कि इनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये पैसा देना स्टार्ट भी करे, कैश फ्लो आना स्टार्ट हो जाए, तो एज पर द नेगोशिएशन द बैंक विल एक्सप्लेन टू द कस्टमर upfront method of the calculation of interest and how the EMI or payment
through any other mode of repayment will be appropriate against interest and principal due from the customer. ठीक है, the bank would expect the customer to adhere the repayment schedule agreed to. The bank security repossession policy aim at recovery of due in the event of default and is not aimed to depreciation of the property. यानी ऐसा नहीं कि आपने रिपोजिशन के लिए गए हैं तो आप उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर एथिक्स पॉलिसी के तहत पैसा बैंक रिकवर करते हैं। ठीक है, आगे जो अगला हमारा पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं डीआरटी। मेरे हाथ में एक मार्कर है, इस मार्कर के बिहाफ में हमने आपसे लोन लिया। इस मार्कर को पोजीशन अपने हाथ में लेने के लिए आपने एक एक्ट का सहारा लिया और उसे हम लोग कहते हैं विच इज नोन एज सरफासी, विच इज नोन एज सरफासी। यानी कि आपने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है वेदर मूवेबल और वेदर इमूवेबल, उसका पोजीशन हमें चाहिए। ये राइट्स आपको कौन देता है? सरफासी एक्ट 2002, ठीक है, जिसके नाम में ही पूरा अर्थ छुपा हुआ है। मान लीजिए मैं आपके अगेंस्ट में हूं कि नहीं, आपने हमारे साथ चीट किया, उस केस में हम यहां पर अप्रोच कर सकते हैं विच इज कॉल्ड डीआरटी, विच इज कॉल्ड डीआरएटी। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। जो डीआरटी है आर एक कॉन्स्टिट्यूटेड अक्रॉस द कंट्री है, जिसका काम है फॉर सेटलमेंट ऑफ ड्यू टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। DRT can be approach, appoint, receiver, commissioner, pass ex parte order, add interim order apart from power to review its own decision and hear appeal against order passed by recovery officer of the tribunal। यानी जो रूल पास होता है उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है सर कि व्हाट डजंट मीन बाय द एनपीए। बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, आज के बाद भूलिएगा नहीं, सिंपल सा। कोई भी इंटरेस्ट, ये जो डिफिनेशन है वो 31 मार्च 2004 से एप्लीकेबल है। इंडिया में कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, कोई भी ड्यू हो जो आने वाला हो, याद रखिएगा, और अगर नहीं आया मोर देन 90 डेज हुआ, सो दिस इज नोन एज द एनपीए। यानी कि कोई भी हमने जिनको पैसा दिया उनसे जो भी हमें ईएमआई आ रही है वो ईएमआई लगातार 3 महीने तक नहीं आ रही, तो जैसे ही 30 डेज हुआ वी कंसीडर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। द केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है? द अकाउंट रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर। कोई ऐसा अकाउंट है जो आउट ऑफ ऑर्डर है और जिससे पैसा आने वाला होगा, या मान लो कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चेक आपको क्लियर किया गया है, कोई आपने कैश क्रेडिट दिया होगा, व्हाटएवर, उन सभी केस में यानी आपका पैसा आने वाला था और नहीं आया मोर देन 90 डेज होने के बाद, याद रखना जैसे ही 90 दिन होंगे, जैसे ही 90 दिन होंगे उस लोन को हम लोग कहते हैं एनपीए। इसके मल्टीपल पार्ट्स होंगे, इसके मल्टीपल पार्ट्स जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 बेसिक कंडीशन इनके द्वारा हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड एनपीए। अब एक कंसर्न आता है कि सर लोन तो हो गया, एनपीए तो हो गया, क्या एनपीए कुछ प्रकार के होते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर मैं बोला कि एक काइंड ऑफ लोन जो एनपीए है पहले इनिशियली फेज में 90 दिनों के बाद, तो इसे कहते हैं 90 दिनों से लेकर 180 डेज तक, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एनपीए। दूसरा हमारा क्या है? सब स्टैंडर्ड एनपीए। यहां क्या होगा? 181 डेज टू 1 ईयर तक अगर पैसा नहीं आता है बैंक को, तो बैंक कंसीडर दैट इज कॉल्ड सब स्टैंडर्ड एनपीए। अगर समय और होगा और हम लोग कहते हैं डाउटफुल, यानी 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक पैसा बैंक आपको नहीं दे रहा है, दिस इज कॉल्ड डाउटफुल एनपीए। और आखिरी में जैसे ही 3 साल पूरा हो गया नमन बाबू और पैसा नहीं दिया, दिस इज कॉल्ड लॉस्ट एनपीए। यानी इंडिया में अगर कोई भी बैंक, कोई भी संस्था किसी को लोन देती है और वह कस्टमर
अगर 90 दिनों तक पैसा नहीं देगा, ईएमआई नहीं पेड हो पाया, तो बैंक कहेगा कि जो लोन हमारा एसेट था जो परफॉर्म कर रहा है, विच इज राइट नो, वो हमारा हो गया एनपीए। और ये एनपीए जो है ये 4 प्रकार के इंडिया में होते हैं। अब ये बताओ, हम पैसा देते हैं और हमारा लोन एनपीए हो गया, तो भाई तो दुकान बंद हो जाएगी। उस केस में गाइडलाइन है कि आपको अपने पास रखना होगा प्रोविजन, कुछ फॉर फ्यूचर के लिए। अगर शुरुआत दिनों में अगर आपने कोई लोन दिया और वो एनपीए हो गया, और भी पहला केस है विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एसेट, तो याद रखना ये सारे लोन के पॉइंट हैं जो आपको रखने होंगे उनके प्रोविजन। मतलब कहने का हमने 1 लाख रुपए लोन दिया, उसमें 50,000 जो है वो हमारा एनपीए हो गया स्टैंडर्ड। इस 50,000 का अगर हमने लोन दिया एमएसएमई को और एग्रीकल्चर को, तो हमें इसका 0.25% अपने पास रखना होगा प्रोविजन, लाइक पिगी, कि काम दे आगे फ्यूचर में, नहीं तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। जैसे ही समय ज्यादा होता है रिस्क भी ज्यादा होता है। जैसे ही हम कहां पहुंचे, सेकेंड स्टेज में, उस केस में क्या होगा, सिक्योर लोन के केस में प्रोविजन 15%, और अगर लोन विदाउट कोई कोलेट्रल है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, कुछ भी नहीं होता है, पर्सनल लोन कुछ भी नहीं होता है, उसे कहते हैं अनसिक्योर लोन, उस केस में कितना रखना होता है, 25% प्रोविजन। ठीक है। अगला डाउटफुल के केस में क्या होगा, अगर 1 ईयर तक है तो 25%, 1 to 3 ईयर में है 40%, अगर जैसे 3 साल से ज्यादा होगा तो 100%। आपका लोन अब आपको रिकवर नहीं होगा और वो हो गया लॉस्ट, याद रखिएगा। लेकिन तब भी आपको अपने बैलेंस शीट में इसे दिखाना है कि हमने एनपीए रिकवर नहीं किया, दैट इज कॉल्ड लॉस्ट एनपीए। और याद रखना, जब तक हमारे देश में आरबीआई नहीं कहता है कि यस ये पैसा नीरव मोदी लेके भाग गया, अब रिकवर नहीं होगा, तब तक आपको अपने बिजनेस में दिखाना होगा। यू कांट रिटर्न ऑफ, उससे आप राइटन ऑफ नहीं कर सकते अपने बिजनेस से। ओके, चलिए आगे देखिए। इसी यूनिट में कहा गया है कि जो सरफासी इनके 4 पॉइंट है, ठीक है, सरफासी के लिए 4 पॉइंट है। क्या क्या? पहला, एनपीए जो होना चाहिए उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप सरफासी का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, आपकी जो आउटस्टैंडिंग है वो कम से कम 20% से ज्यादा होनी चाहिए योर प्रिंसिपल। याद रखना, इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड पे सरफासी एप्लीकेबल नहीं होता है। किसान चाहेंगे तो बचा सकते हैं, किसानों के लिए छूट है। दूसरा, मान लो एसबीआई ने लोन दिया 100 करोड़, पीएनबी ने लोन दिया 500 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन दिया 100 करोड़, इसे कहते हैं कंसोर्टियम ऑफ लोन। तो अगर लोन कंसोर्टियम है उस केस में कम से कम मिनिमम 60% होगा अगर आउटस्टैंडिंग, तभी आप सरफासी का सहारा ले सकते हैं। अगला आती है हमारा सबसे आसान रिकवरी ऑफ लोन एनपीए, लोक अदालत। जिनका लोन छोटा है या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, कम पैसे वाले हैं, जिनके लोन के अमाउंट बहुत कम है, उनके लिए लोक अदालत है। लोक अदालत इंडिया में कहीं भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, जिसमें बोरोवर और लेंडर दोनों की सहमति होती है। यस, एक काम करिए, बैंक कहता है काम करिए, आपका 1 लाख रुपए का सर लोन है जो आप नहीं दे पा रहे हैं, एनपीए हो गए, काम करिए, हटाइए, इसमें प्रिंसिपल भी होगा, इसमें इंटरेस्ट भी होगा, एक काम करिए 60,000 दीजिए और लोन को खत्म करिए। दिस इज नोन एज द लोन सेटलमेंट विंडो। ठीक है, क्या लिखा है? थ्रू लोक अदालत इज द इजीएस्ट, cheapest and fastest mode. One time settlement can be put through Lok Adalat so that in case of default in payment as per OTS, the award could be executed by court. ठीक है, याद रखना, इंडिया में जो लोक अदालत है वो याद रखिएगा is organized under the provision of the Legal Services Authority Act 1987 में कहा गया है। ठीक है,
और वन मोर थिंग, यहां मैं कुछ चीज कहना चाहूंगा आप लोगों को। आपकी जो ऑफिशियल बुक है IIBF की, उसमें क्या कहा गया है कि ये इंडिया में जम्मू कश्मीर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन याद रखना, मार्च 2023 यानी कि पिछले महीना, अगर मैं बोलता हूं मार्च 2023 में, तो ये एप्लीकेबल हो गया है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। यानी कि जम्मू कश्मीर में भी लोन सेटलमेंट विंडो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज भी होता है, और प्रॉपर ये ऑथोराइज हो गया। ठीक है, चलिए DRT के लिए क्या नियम है? पहला, इंडिया में 39 DRT है और 5 DRAT। अब कहोगे सर दोनों क्या एक होता है? नो, सिंपल। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट होता है और हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसे हम कहते हैं छोटा कोर्ट, विच इज कॉल्ड DRT, दैट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और जो बड़ा हो गया यानी हाई कोर्ट की तरह, उसे कहते हैं DRAT, विच इज कॉल्ड DRAT। इट इज द स्पेशल कोर्ट established by central government for the purpose of bank or any financial institution recovery। ठीक है, DRT में जो एक पर्सन जज होगा वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है क्योंकि छोटा है, और जो DRT हो गया वहां हाई कोर्ट का जज होता है। लोन की अमाउंट, नमन बाबू, लोन की अमाउंट कभी भी 20 लाख रुपए से नीचे होती है। यानी कि अगर कोई बड़ा लोन होगा तो सॉरी अप टू, याद रखिएगा, लोन 20 लाख से अगर ऊपर का होगा तो DRT एप्लीकेबल होगा। ठीक है, छोटे लोन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए, सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर ऑल गाइज। एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है हॉलीवुड पे जिसका नाम है जश्न ईद। ईद आने वाली है ना, और भाईजान भी आने वाली है, तो याद रखना आपको विजिट करना है साइट पर जिसका नाम है ओलीबोर्ड की ऑफिशियल साइट पर। जैसे ही आप विजिट करेंगे तो देखिए आपके सामने ओपन होगा ऐसे, यहां पर क्रैकर बैच मिलेगा, और अगर आप आज इस बैच को अवेल करते हैं तो याद रखिएगा आपको जाना है अबाउट में, और यहां देखिए आपको क्लिक करना है बाय कोर्स में। जैसे ही आपने बाय कोर्स पे क्लिक किया ना, दो चीजें ओपन होंगी, मैं बताता हूं दोनों में डिफरेंस। दिस इज ओनली MCQ केस स्टडी बैच, अगर आपको रिवीजन करना है तो ये 4000 का है, और मेरा नाम बहुत प्यारा है जिसका नाम है राजीव, RAJEV। जैसे ही आपने डाला और रिडीम किया, देखिए ऑफर कितना, ओनली 1799। तो आज ही यूज करे कोड राजीव और इस बैच में जुड़िए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी हमारे बैच या किसी भी GIB का जो भी न्यूमेरिकल बैच है, न्यू सिलेक्शन बैच है, कॉन्सेप्ट बैच है, मैराथन बैच है, कुछ भी, उन सभी का लेना है एक्सेस, तो उस पर भी ऑफर है जिसका नाम है GIB सुपर एलीट बैच। टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यहां आइए, प्रैक्टिस करना है यहां, यानी ये बैच यहां भी है, ये बैच यहां भी है, और यहां सब कुछ है, टेस्ट भी है, PDF भी, ई बुक, सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहां पर वैलिडिटी है 6 मंथ, तो 12 मंथ की आपने 6 मंथ पे क्लिक किया और कूपन कोड यूज किया राजीव RAJEV और यहां रिडीम कर दिया। ओनली 2599 पे आपके पास ये बैच आपको मिलेगा। ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा जो हम लोगों ने आपके लिए स्टार्ट किया है समरी वाला, हमें जरूर बताइएगा। जो भी आपके कमेंट्स होंगे हमें प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर सेशन पसंद आ रहा या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप मुझे बताइए, वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, थैंक यू।